आईआईटी जेई के जो परिणाम है, फाइनल रिजल्ट है, वो आ गए हैं। और जो मेरा ये मानना है कि ये जो परीक्षा है वो दुनिया भर में, भारत में ही नहीं दुनिया भर में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। और आज जो टॉपर्स की कहानी सुनेंगे, आज उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ ऋषि कालरा हैं जो कि आईआईटी टॉपर्स रैंक 3 है, तीसरे नंबर पे है, गाजियाबाद से हैं। और उनके परिवार में कौन है, उनकी क्या प्लानिंग है, उन्हीं से सुनते हैं। ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। पहले अपने बारे में कुछ, अपने माता पिता के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम ऋषि कालरा है और इस साल मेरी जे एडवांस में ऑलरेडी रैंक 3 आई है। मेंस में मेरी रैंक 19 थी। मेरे अ, मेरे मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं दोनों। मेरे पापा एनेस्थेटिस्ट हैं और मम्मी पीडियाट्रिशियन है। मेरे एक बड़े भैया भी हैं, रोहन कालरा, जो अभी आईआईटी रुड़की से सीएससी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़े लिखों का परिवार है, मदर फादर डॉक्टर है, बड़ा भाई ऑलरेडी आईआईटी में है, तो आप पे तो पूरा दबाव होगा कि आईआईटी तो करना ही करना है मिनिमम। नहीं, दबाव इतना नहीं डाला मेरे मम्मी पापा ने। मतलब इंस्पिरेशन थी एक, कि ऐसा, मतलब अब मुझे पता था कि ऐसा किया जा सकता है। तो हाँ, परिवार में ऐसे पढ़े लिखे को परिवार होने से ये मुझे पता था कि ये इस लेवल तक अचीव करना पॉसिबल तो है। तो फिर उनसे बस मैंने इंस्पिरेशन ली, दबाव ज्यादा नहीं डाला कभी। तो अब कब तय किया था कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, क्योंकि माता पिता डॉक्टर हैं, भाई ऑलरेडी इंजीनियरिंग में है, तो आप क्या घर में बातचीत हुई अपना अगला रास्ता चुनने के लिए? वो चीज बताइए जरा। मुझे मैथ्स में शुरू से ही इंटरेस्ट था थोड़ा। और 8 तक मैं फिर भी थोड़ा कंफर्म नहीं था कि इंजीनियरिंग की करनी है। 9th में जब मैंने फिटजी ज्वाइन किया, तब मैं तब मैंने सोच लिया था कि अब एडवांस की तैयारी करनी है 4 साल। फिर वहां से मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग में ही करियर बनाए। तो बड़े भाई से बहुत मदद मिली होगी आपको। जी हाँ, बड़े भैया मेरे इंस्पिरेशन है। जब उनका रिजल्ट आया था तब मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो उनका रिजल्ट आया था, तब आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे, क्या उम्र थी आपकी? मेरे बड़े भैया का रिजल्ट 2021 में आया था। उन्होंने 2021 में से एडवांस में 390 रैंक निकाली थी। और तब मैं 11th क्लास में था। तो अब ये हमारे दर्शकों को बताइए, उन बच्चों को बताइए कि आपने कैसे तैयारी की, कितने घंटे पढ़ते थे, कोई फिक्स शेड्यूल था, कोचिंग जरूरी है, ये सब इन चीजों के बारे में बताइए। अ, मैंने 9 से ही तैयारी शुरू कर दी थी। 9 10 में थोड़ा 9 10 में जो एक्चुअली लेवल होता है उससे थोड़ा हाई लेवल का पड़ता था। 11 12 में सिर्फ जे एडवांस के लिए पढ़ाई करी थी। तो फिर हाँ, एक फिक्स शेड्यूल था मेरा, हर चीज का टाइम फिक्स था। तो उससे काफी हेल्प मिलती है। और कोचिंग ज्वाइन करना काफी जरूरी है। जब जे एडवांस एक अलग तरीके का पेपर है, उसमें उसका लेवल काफी हाई है। तो फिर उस तरीके के क्वेश्चंस, उस तरह की कोचिंग वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड कर सकता है। मुझे वो फिटजी ने प्रोवाइड की। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी स्कूल की पढ़ाई को नेग्लेक्ट करते हैं, सीधा जो है वो कोचिंग में जाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, 11 से पहले, मतलब अगर 9 10 में हो तब स्कूल का भी पढ़ते रहो साथ में। 9 10 में कोचिंग का भी पढ़ो, स्कूल का भी पढ़ो। 11 12 में अगर सिर्फ कोचिंग का पढ़ोगे तो फिर उससे भी काम चल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हो जाएगी, इंग्लिश और जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो भी थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा। कोच 11 12 में कोचिंग का ही पढ़ो तो अगर एडवांस है। तो कोई आपका कोई फिक्स रूटीन था कि इतने घंटे सुबह पढ़ना है, फिर हमें कोचिंग जाना है, फिर शाम में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, क्या क्या शेड्यूल होता था आपका? जी, सुबह 7 बजे उठ जाता था। और 2 से 3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ाई करता था। और टोटल दिन में 9 घंटे, 9 से 10 घंटे पढ़ाई करता था। सुबह 8 बजे पढ़ने बैठता था, उसके बाद 8 से 10, फिर बाद में 11 से 2, फिर 3:30 to 6, फिर बाद में 6 to 8 में बाहर खेलने जाता था उसमें, और डिनर भी करता था। फिर 8 to 11, 8:30 to 11 मैं फिर से पढ़ता था। और फिर उसके बाद 11:30 तक मैं सो जाता
तो बीच में कोविड का भी, पेंडेमिक का भी पीरियड आया और मैं कहीं पढ़ रहा था आपने डांसिंग एकेडमी भी ज्वाइन की, आपको चेस और बैडमिंटन अच्छा लगता है, तो इसके लिए आपको कहाँ से समय मिला, आप उसके बारे में बताइए। मैं डांस के बारे में ज्यादा उत्सुक हूँ आपसे सुनने के लिए। डांसिंग एज अ हॉबी मुझे अच्छी लगती है, मैंने पहले भी कर रखी है, 3-4 साल मैंने सीखी थी, तब मुझे मजा आता था। अब फिर जब एडवांस की तैयारी करने लगा तब तो सारा टाइम मिला नहीं इतनी हॉबीज और स्पोर्ट्स परस्यू करने के लिए, तो फिर बीच में छोड़ना पड़ा। अब टाइम है तो फिर मैं फिर से डांस सीख रहा हूँ और ये सब। और और जब एडवांस की तैयारी कर रहा था तब भी मैं कम से कम दिन में 1-2 घंटे तो खेलने जाता ही था, उससे वो रिफ्रेशिंग होता था, उससे फायदा होता था। तो आपका ये मानना है कि बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं वो 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज के लिए रखें, और कोई हॉबी है तो उसको भी मरने ना दें, उसको भी जारी रखें किसी न किसी रूप में। जरूर जरूर। उससे अगर पूरे टाइम पढ़ते रहोगे तो फिर चांसेस है कि एंड में आके बर्नआउट हो जाओगे, तो फिर उससे तैयारी में काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। एक हॉबी रखना जिससे कि दिन में कम से कम 1 घंटा अगर रिफ्रेश हो जाओ तो फिर वो फायदेमंद ही रहता है। एक सवाल जो बहुत जरूरी है, मैं आपको जान, जो स्ट्रेस फैक्टर है उससे आप कैसे जूझते थे, उससे आप कैसे निकलते थे, जो स्ट्रेस होता है कंपटीशन पूरा करने का। स्ट्रेस तो मैंने ज्यादा कभी लिया नहीं था, स्ट्रेस आया भी नहीं, मैंने आने दिया। स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं हो, उससे तुम्हारी परफॉर्मेंस नीचे ही जाएगी, पर नहीं आएगी स्ट्रेस लेने से। तो फिर ये दिमाग में रखते हुए मैं तैयारी करता रहा। और एक अंतिम का सवाल है ऋषि, आप तो रैंक 3 है, लेकिन वो हजारों बच्चे जो नहीं कर पाते हैं, और कई तरह की खबरें आती है, कोटा से खबरें आती है, अलग अलग राज्यों से आती है, बच्चे जो है वो गलत रास्ते पर सुसाइड तक कर लेते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी वैल्यूबल है उनकी लाइफ, वो यदि नहीं कर पाते हैं तो टूटे ना, कुछ कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे। देखो, हेल्थ से ज्यादा जरूरी तो कुछ है ही नहीं। एडवांस में सिलेक्शन ना हो चलेगा, लेकिन हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारी लाइफ वो काफी प्रेशियस है, उस पे अगर उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और एडवांस में सिलेक्शन ना भी हो तो कोई बात नहीं, वो इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और भी बहुत कुछ चीजें आप कर सकते हो, कोई इंटरेस्ट है उसको परस्यू करो, और चीजें ढूंढो उसमें आप काम कर सकते हो। और ऐसे तो काफी सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, तो ऐसे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। चलिए ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने